भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। हम सड़क के मामले में खाली खजाना, गड्ढा युक्त सड़क, बर्बादी के कगार पर पहुंचा उत्तर प्रदेश हमें मिला था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश हर प्रकार से प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। कांग्रेस पर बहुत चर्चा करने के पक्ष में नहीं रहता। सपा बसपा का एक अपना जातिवादी राजनीति के कारण से जो वोट बैंक है, उसके भरोसे को हम लोगों ने जीता है। ब्यूरोक्रेसी सरकार जो है वो नौकरशाह चला रहे हैं। देखिए, इसको जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसी बातें आती हैं, ये चर्चा जरूर हमारे विरोधी पक्ष के लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है। ये एकदम असत्य है। भेष बदल करके, नाम बदल करके कोई किसी धर्म का मानने वाला है और किसी धर्म में जन्म लिया है, उसका नाम कुछ और होता है, फिर नाम कोई और बताता है और किसी बहन बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और अब 5वां साल यानी कि चुनावी साल में ये सरकार प्रवेश कर गई है। 4 साल में क्या खोया, क्या पाया, कहां तक लोगों की उम्मीदों पर ये खरे उतरे हैं और क्या 5वें साल के बाद अगली सरकार भी बना पाएंगे। यूपी तक में आज हम बात करने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए सर कि 4 साल पूरे कर लिए आपने, आप संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से, अपनी सरकार के परफॉर्मेंस से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और जितने भी आपने वादे अभी तक किए थे आपने उसे निभाया है? देखिए, हमारा संतुष्ट होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का संतुष्ट होना। और जितनी भी योजनाएं, चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हैं और उसका नीचे तक पहुंचना जो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाने का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना को उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका लाभ दिलाने का मामला हो, निश्चित तौर से हम लोगों ने 4 वर्ष में जितना बढ़िया काम करने में सफलता प्राप्त की है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के बहन मायावती जी से लेकर के श्री अखिलेश यादव तक, अर्थात 15 वर्ष में जो नहीं हुआ उससे बहुत अच्छा काम 4 वर्ष में हम लोगों ने करके दिखाया। इस 4 वर्ष में 1 वर्ष तो कोरोना महामारी के कारण से उस प्रकार से हम नहीं कर पाए जैसा हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर रिजल्ट देखेंगे तुलनात्मक, तो 3 सरकारों के कार्यकाल पर हमारा 4 साल भारी है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है, गरीबों और किसानों की आवश्यकताओं की आकांक्षाओं के और जो उनसे किए वादे थे उनकी पूर्ति की दृष्टि से अनुकूल है। केशव जी, जब सरकार बनी तो बहुत सारी बातें हुई, आपके जिम्मे जो विभाग मिला उस पर भी बहुत उम्मीदें थी, लोगों को उम्मीदें हैं। गड्ढा मुक्त की बात लेकर के सरकार आई भी थी। 4 साल हो गए, बड़े प्रोजेक्ट्स, सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट्स और साथ साथ गड्ढा मुक्ति। कितने संतुष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सड़क है वो गड्ढा मुक्त हो चुका है? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों की बात है सड़कों की दृष्टि से, तो मैं गड्ढा मुक्ति का जो अभियान सफलतापूर्वक हमारी सरकार के समय में चला है, ऐसा अभियान विभाग के लोगों से पूछिए, जो सत्ता में रहे उन लोगों से पूछिए, कैमरे के सामने पूछेंगे तो डिनाई कर जाएंगे, बिना कैमरे के पूछिए तो वो इसका जवाब देंगे कि जितना मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी सरकार के कार्यकाल में काम नहीं किया, उससे ज़्यादा हमारी सरकार के कार्यकाल में काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से। ये नहीं कि ये विपक्ष का विधायक है तो यहाँ काम नहीं होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष का विधायक है तो यहाँ काम होना चाहिए। चाहे ग्रामीण मार्गों के सुधार का गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मार्ग में आवागमन की संख्या बढ़ गई है तो उसके चौड़ीकरण का काम हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की संख्या बढ़ाने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ाने का मामला हो, चाहे एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में बनाने का मामला हो और देश के उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को उससे जोड़ने का मामला हो। हम सड़क के मामले में खाली खजाना, गड्ढा युक्त सड़क, बर्बादी के कगार पर पहुंचा उत्तर प्रदेश हमें मिला था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश हर प्रकार से प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है और इससे
जनता तो खुश है, हम भी खुश हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जनता खुश है, आप कह रहे हैं, आप भी खुश हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि आप लोग उनके काम किए हुए काम के ही फीते काट रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट को ही आप अपना प्रोजेक्ट बता रहे हैं, और जितने उनके प्रोजेक्ट थे या तो उसे उसी हाल में छोड़ दिया गया या उसका ही फीता काट रहे हैं। देखिए, उस हाल में छोड़ने का काम कि कोई एक सरकार जाए और दूसरी सरकार आए और उसके बीच में कोई काम को अधूरा छोड़ना, ना हमारे सर्वोच्च नेता, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसा किया जाता है, और ना हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये चरित्र सपा का था, जो जैसा होता है उसे वैसा दिखता है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं, सामना घाट वाराणसी के अंदर एक पुल गंगा जी पर सेतु का शिलान्यास आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी किए थे। मायावती जी की सरकार उसके बाद आई, चली गई। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, चली गई। उस पुल को पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार के समय में पैसा दिया गया, अब वो आवागमन के लिए चालू। ऐसे अनेकानेक, चाहे नदी हो, नदी के सेतु हों, चाहे आरओबी हों, चाहे सड़कों का मामला हो, और चाहे अन्य विभागों के अनेकानेक मामले। अब अधूरा काम छोड़ के चले जाओगे, कहोगे कि हमने फीता काट दिया, तो ये तो बौखलाहट है, घबराहट है, जो सत्ता में आने के स्वप्न मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे थे, और वो सपना उनका चकनाचूर हो रहा है। वो पत्रकारों पर नाराज हो जा रहे हैं, केवल ट्वीट कर रहे हैं, पसीना बहा नहीं रहे हैं। बिना पसीना बहाए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अब जाति के नाम पर गुंडे अपराधियों से डर करके, माफियाओं से डर करके, तुष्टीकरण के आधार पर न वोट देने वाली है, और न ऐसे वोटों को प्राप्त करके श्री अखिलेश यादव जी को सत्ता की वापसी का कोई मौका मिलने वाला। अखिलेश यादव तो निकल रहे हैं, लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं, किसान पंचायत कर रहे हैं, लगातार आप लोगों पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता पर जितना करना चाहिए अखिलेश यादव तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। वो केवल किसान पंचायत के नाम पे वो सोच रहे हैं हम किसानों को बरगलाने का काम करेंगे। किसानों को बरगलाने का काम, अखिलेश यादव जी स्वयं किसानों की ABCD नहीं जानते हैं, तो किसानों को बरगलाने का काम क्या करेंगे। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ बचा नहीं है। केंद्र सरकार दरवाज़ा खोल के बैठी है। किसी को किसानों के लिए बनाए गए कानून के आधार पर कोई शिकायत है, आप संशोधन दो, वो देना नहीं है। केवल भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी एक मुहिम चलाने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं जाते सपा के लोग बैठ जाते हैं, वो किसान बन जाते हैं, और उस पंचायत में भाषण दे करके श्री अखिलेश यादव चले आते हैं। बाकी वो पसीना बहाने का काम न किए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं पीछे 5 वर्ष जब वो सरकार में थे तब भी मैंने देखा है, और 4 वर्ष उनको विपक्ष में रहते हुए इस समय भी मैं देख रहा हूँ, उनको मैंने तो पसीना बहाते हुए नहीं देखा। अखिलेश जी को आप पसीना बहाते नहीं देख रहे, लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर कि यहाँ से लेकर और केंद्र तक, दिल्ली तक चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा होती है। आपने लव जिहाद का लव जिहाद के खिलाफ या धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा कानून बना दिया। कई स्टेट इसको देख रहे हैं, जो लिबरल लोग हैं वो इसके खिलाफत में भी हैं। पूरे 4 साल में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में कुछ रहा तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की चर्चा रही या उन पर हुए अपराध की चर्चा रही। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मामले उठे जो कि सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भेष बदल करके, नाम बदल करके कोई किसी धर्म का मानने वाला है और किसी धर्म में जन्म लिया है, उसका नाम कुछ और होता है, फिर नाम कोई और बताता है, और किसी बहन बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फंसा करके उससे शादी तक कर लेता है, और बाद में अपना असली नाम, अपना असली देश प्रदेश जो भी है वो बताने का काम करता है। और इस धोखे में फंस करके कई लड़कियों को जब ये पता चला कि उनको धर्मांतरण के लिए विवश किया जा रहा है, धर्मांतरण करने से इनकार करने पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार के कृत्य तो निश्चित तौर से कानून को एक तरह से चुनौती देने की बात थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ करके मतलब किसी को भ्रमजाल में डाल करके, भय दिखा करके अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो निश्चित तौर से इसके विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे आगे बढ़ करके कानून बनाने का काम किया है। देश के और राज्य भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और यह एक अच्छा कदम है। हम किसी प्रेमी और प्रेमिका के मार्ग में बाधक नहीं है। अगर कोई किसी से लड़की लड़के कोई हो, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसमें इतना ही डाला है ना कि अपना असली नाम बताओ, अपना असली पता बताओ, जिलाधिकारी को एक आवेदन दो, आवेदन देने के बाद 2 महीने के अंदर उसकी जांच करके आपको बता दिए ठीक है ये सही है, दोनों जो अपना नाम बता रहे हैं, जो जाति बता रहे हैं, जो धर्म बता रहे हैं वही हैं,
जाकर अपनी शादी करें। हम किसी की शादी में बाधक नहीं बन रहे हैं, लेकिन कोई धोखा दे ये, और धोखा देने के बाद कोई उस धर्मांतरण करने से मना करे तो उसको मौत के घाट उतारा जाए, ये न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त कर सकता है, न देश बर्दाश्त कर सकता है। जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध की बात कही, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक भी, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का अपराध हो, किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई जाती। सत्ता का उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं होता। अपराधी है और किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे दंड दिलाने का काम होता है, सजा दिलाने का काम होता है, और कानून के कटघरे में लाकर के खड़ा किया जाता है। और ये 4 साल में उत्तर प्रदेश का वातावरण आज ये है कि आम आदमी अब भयभीत नहीं है, भयमुक्त है, और हम भयमुक्त शासन देंगे, प्रशासन देंगे, यह हमने वादा किया था और उस वादे को पूरा करने का काम किया है। इस समय जनता निर्भीक है, निर्भीक रहते हुए, और गुंडे और अपराधी भयभीत हैं। इससे अखिलेश यादव जी को परेशानी हो रही है, जो विपक्ष के हमारे नेता लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, और उनको ये परेशानी होती है तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं से मामले हटा रहे हैं और अखिलेश यादव जैसे नेता पर केस कर रहे हैं। आपकी सरकार में जितने मंत्री, आप और भी जितने लोग हैं, सब लोगों के मामले हट गए, लेकिन अखिलेश यादव पर केस हो गया। सरकार ने केस नहीं किया है, वो पत्रकारों ने मुकदमा लिखाया है। पत्रकारों को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने श्री अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में अगर मारपीट किया है और उन्होंने अगर कोई मुकदमा लिखाया है और फिर समाजवादी पार्टी की ओर से उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया गया है, तो यह तो कानून अपना काम करेगा। मुकदमा लिखा दिए, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह कौन सा, वो तो आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेने की बात करते थे। हम या हमारे पार्टी के कोई व्यक्ति होंगे तो किसी आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे और आंदोलन के कारण से कोई मुकदमे लिखे गए होंगे, या तो हर सरकार वापस लेती है। कोई विरोधी दल का भी व्यक्ति अगर कहा होगा कि हम आंदोलन में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, तो हम विरोधी और समर्थन का पक्ष ना देख करके अगर मुकदमे राजनीतिक दृष्टि से कहीं पर कोई लिखे गए हैं तो वापस लिए हैं। अभी कोविड काल में भी बहुत सारे मुकदमे लिखे गए थे, वापस ले लिए गए। तो यह तो सरकार की जिम्मेदारी होती, सरकार अपना उस काम को करती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा अपराधी किसी की हत्या करे, किसी का अगर उसने बलात्कार किया है, किसी की ज़मीन पे कब्जा किया है, इस प्रकार का कोई मुकदमा होगा, वो नहीं लिखा जाएगा, उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। अब कुछ राजनीतिक सवाल। सर ये बताइए कि चुनावी साल में आप लोग प्रवेश कर गए, 1 साल के बाद चुनाव होने हैं, आप अपनी पार्टी का क्या रूप देखते हैं? क्योंकि इस वक्त विपक्ष भले ही बिखरा पड़ा हो, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार दोबारा उसी तरीके से आएगी? देखिए, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश में हमने 73 सांसद जिताने में सफलता, मैं भी उसमें से एक था। 337 विधानसभा सीटों में उस समय हम प्रथम स्थान पर पहुंचे थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव को भी हमने गंभीरता से लड़ा और 325 सीटें उस समय हम लोग जीतने में विधानसभा में कामयाब हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा जो उत्तर प्रदेश के दोनों मजबूत दल माने जाते हैं, इन्होंने गठबंधन कर लिया। इसके बाद भी हम 64 सीटें जीते और 51% वोट प्राप्त किए। तो संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरा तो पूर्ण विश्वास है, हम 325, 300 प्लस नहीं कहते, मैं ये कह रहा हूँ मैं इस समय 325 प्लस का आंकड़ा छुएंगे। और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी या कांग्रेस के जो भी राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, या सब लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके आधार पर मुझे तो लगता है कि यह कहीं पर भी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं है। उनकी कोई सेवा नहीं किया, उनके कोई मुद्दे उचित नहीं उठाए। ट्विटर पे केवल ट्वीट करने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं। आपका अति आत्मविश्वास नहीं है? नहीं, अति आत्मविश्वास, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास लेकर के नहीं चलता है। जमीन पर काम करते हैं, उसका परिणाम मैंने 3 चुनाव का उदाहरण आपको दिया, 14 का, 17 का, 19 का। उपचुनाव जो यहाँ पर हुए उसका उदाहरण आपके सामने है। संगठन मजबूत है, सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुँची हैं, आम जनता खुश है और उनको पता है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार
कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। गरीबों का हक गरीबों तक ईमानदारी से कोई पहुंचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचा सकती है। तो यह विश्वास जनता का है और उस विश्वास पर हम प्रयास कर रहे हैं हर हाल में कि खरे उतरे। जनता का जो भरोसा हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, हमारी विचारधारा पर बना है, वह किसी भी स्थिति में डगमगाने ना पाए और उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। प्रियंका गांधी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरीके से उन्होंने अपनी प्रयोगशाला भी बना लिया है। हो सकता है कि वो चेहरा भी बन जाएं पार्टी का। प्रियंका गांधी को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है कि क्या वो खतरा है बीजेपी के लिए? अच्छा, प्रियंका जी की सक्रियता अमेठी में कम थी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा के समर्थन से उनके भाई और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन क्या हाल हुआ उनका। कांग्रेस तो वैसे भी मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में केवल फ़ोटो खिंचाने वालों की पार्टी बची है। अगर फ़ोटो खिंचाने वाले, इच्छा रखने वाले लोग ना हों तो इनके किसी कार्यक्रम में कोई दिखाई नहीं देगा। और कांग्रेस का तो मुझे उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कांग्रेस पर बहुत चर्चा करने के पक्ष में नहीं रहता। सपा बसपा का एक अपना जातिवादी राजनीति के कारण से जो वोट बैंक है, उसके भरोसे को हम लोगों ने जीता है। 4 साल सरकार के बीत गए, हमने जातिवाद के आधार पर कभी किसी से भेद नहीं किया। जो समस्या लेकर के किसी भी सर्व समाज का व्यक्ति कोई भी आया होगा, उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना। विकास की योजनाओं का लाभ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों की सूची बना करके नहीं दिया गया। विकास योजनाओं का लाभ सबको दिया गया है, बिना भेदभाव के दिया गया है। और लोगों के बीच में जाइए आप तो वह यह इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई, जो लाइन है हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम खरे उतरे हैं। इसके कारण से हमारा समर्थन बना ही नहीं है, बढ़ा है। आपको लगता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है? सब लोग इस बात को कहते हैं, टीम 11 ब्यूरोक्रेसी, सरकार जो है वो नौकरशाह चला रहे हैं। देखिए, इसको जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसी बातें आती हैं, ये चर्चा जरूर हमारे विरोधी पक्ष के लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है। ये एकदम असत्य है। सरकार को सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में हम लोग चला रहे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं और कोई काम कहीं पर भी प्रभावित नहीं हुआ। अगर रिजल्ट हम ना दे पाएँ तब तो ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है और हमें रिजल्ट देने से रोक रही है। अगर रिजल्ट देने से अगर रोकेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश के अंदर बहुत योग्य ढंग से सभी सरकार के कामकाज आगे बढ़ रहे हैं और जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे 2022 के चुनाव के लिए, क्योंकि आप चुनावी साल में जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही आप अगला चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जो प्रश्न मेरा नहीं है। वैसे आज मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से चेहरा हमारे तो वही है, लेकिन यह तय करना केशव प्रसाद का काम नहीं है। तय करना संसदीय बोर्ड का काम होता है या विधायक दल का काम होता है। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में अगर हमने 4 साल अच्छे काम किए हैं, 5वें साल अच्छा काम करेंगे, तो जब चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में होगा। सरकार बनेगी तो फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। सर, आखिरी सवाल कि चुनाव के पहले 4 साल के बाद ये कौन सी चुनौतियां हैं जो आप अगले 1 साल तक के लिए देख रहे हैं? देखिए, चुनौतियां अनेकानेक हैं। हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक निवेश आवे, रोजगार के व्यापक अवसर खड़े हों, ये हमारी प्राथमिकता है। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो चल रही है, उसका लाभ हर गरीब को मिले, हर किसान को मिले, हर नौजवान को मिले, हर माता बहन को मिले और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने और हम उस ओर आगे बढ़े हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हम कहीं गिनती में नहीं आते थे, आज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के स्थान पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले 15 साल तक सपा बसपा के लोग विदा हो चुके हैं, अब उनकी संभावना नहीं है। और हमारी संभावना इसलिए है कि लोगों को भरोसा है कि जितना हमने इतने कम समय में किया है, हमें फिर अवसर मिलेगा तो हम और अच्छा करने का काम करेंगे, और अच्छा करने का काम करेंगे। और इस देश में जाति के आधार पर गरीबी को मुद्दा बना करके, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके, बेरोजगारी को मुद्दा बना करके जो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, मुझे लगता है उनको भविष्य में ये मुद्दा ही शेष नहीं रहेगा। क्योंकि हम ना भर्ती में भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं, ना भ्रष्टाचार किसी विभाग के अंदर हुआ तो उस
दोषी को दंड देने के मामले में छोड़ रहे हैं, और ना ही जो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, नौजवान कल्याण, माता बहनों के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी रख। सर, आज यूपी तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। साफ तौर पर 4 साल की उपलब्धियां इन्होंने गिनाई हैं और अगले 1 साल में क्या चुनौतियां हैं ये भी इन्होंने बताया। लेकिन एक बात साफ कर दिया कि अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा और इससे भी ज्यादा सीटों से ये सरकार वापस आएगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।